हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बारिश बहुत हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से वार्निंग भी आई थी। सभी के मोबाइल पर आई होगी बारिश की। तो यहाँ पहाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एक्चुअली कल रात से ही बारिश हो रही है और इंटरनेट वगैरह भी थोड़ा डाउन चल रहा था। मेरे ख्याल से अब रीस्टोर हो चुका है। तो एक नए दिन की हो चुकी है शुरुआत। बहुत बढ़िया दिन, बहुत बेहतरीन दिन है। बारिश का दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इंद्र देव की कृपा होती है। तो बात करते हैं कुछ आपके मैसेजेस की। देखिए, हमारे पास कल 2 मैसेज आए। वैसे तो बहुत मैसेज आए, लेकिन उनमें से जो 2 मैसेज उनकी बात बताता हूं मैं आपको। जो पहला मैसेज आया वो एक महिला हैं, उनका आया। उनका ये कहना है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं, बट शादी के बाद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कम हो गई है क्योंकि घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है किसी ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर उस लेवल की बिक्री नहीं हो पाती है जो जो उम्मीद की जाती है, लेकिन फिर भी गुजर बसर के लिए वो सफिशिएंट है, खुश हैं। और उन्होंने हमसे ये बोला है कि हम आपकी जो फीस है उसमें हमको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। और उनका ये कहना है कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं ताकि अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों घूमेंगे अच्छी तरह तो गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलेगी। घूमने का मतलब ये है, ये नहीं है मतलब आप दो चीज़ें हैं। देखिए, पहिए घूमने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। घूमने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक कमा रहा है तो दूसरे को भी ज़रूरी है कमाई करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कमा रहा है हस्बैंड वाइफ में से और वो सफिशिएंट है, आपको लगता है कि हाँ हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हम खुश हैं, तो फिर ज़्यादा मन को बहलाने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। शांत दिमाग बहुत अच्छा दिमाग होता है। बस एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे के पूरक बनिए। जहाँ पर एक की कमी होती है वहाँ पर उसको दूसरा पूरा करे, तो इसी तरीके से लाइफ अच्छी चलेगी। बहरहाल, आपने जो हमसे इसमें रिक्वेस्ट की है फीस को लेके, देखिए फीस हमारी सबसे कम फीस है पूरी। आप कोचिंग कहीं भी चले जाइए, कोई भी टॉप क्लास कोचिंग, इंडिया की टॉप क्लास के, छुटर पुटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। आप टॉप क्लास कोचिंग में कहीं चले जाइए तो वहाँ आपको जो फीस मिलेगी उसकी आधी की आधी फीस हमारी है, आप समझ लीजिए। और वो भी हमने क्या किया है कि एक साथ ना लेके आप लोगों को ये ऑप्शन दे दिया है कि आप उसको मंथली पे करिए। उसमें हमको भी सिर दर्द कम रहता है और आपके लिए भी सिर दर्द कम रहता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, देखिए, जिनको वाकई में डिस्काउंट की ज़रूरत है। अब किन लोगों को डिस्काउंट की ज़रूरत है फीस में? किन लोगों को एक्चुअल में? पहला, जिनके माता पिता नहीं है। दूसरा, जिनके सिंगल पेरेंट हैं और उनकी आय उतनी अच्छी तरह, उनकी कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तीसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और चौथा, हम थोड़ा बहुत उनको भी कंसिडर कर देते हैं फीस में, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जिससे उनका घर चल सके और ये सब हो सके। और जो इतना भी नहीं हो पाता है, मतलब जिसकी हालत वाकई में बुरी होती है बट पढ़ाई में ठीक ठाक होता है, मन उसका अच्छा होता है, तो हम उसके लिए पूरी शिक्षा एब्सोल्युटली फ्री कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ये वादा है। ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये नहीं बदलेगा, चाहे हमको 1 रुपया मिले चाहे ना मिले। मेरे
जो ऑनलाइन हमारे बैच चलते हैं, मान लीजिए उसमें मेरे पास 400, 200, 300 जितने बच्चे भी हैं, थोड़ी देर कंसिडर कर लीजिए। चलिए एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चे हैं। 100 में से अगर 99 बच्चे ऐसे मिले मुझे जो फ्री वाले हैं, तो मैं उन 99 बच्चों को, फ्री वालों को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है जो मुझे निभाना ही है। पहला ये मेरा काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, तो उनसे हम मामूली सी एक फीस लेते हैं। मतलब आप अगर एक टीचर बन जाएंगे तो जितनी आपकी महीने की तनख्वाह होगी, वो छोड़िए, जितनी आपकी एक दिन की कमाई होगी, एक दिन की सैलरी होगी, हम उससे भी कम पूरे महीने भर की आपसे फीस लेते हैं। राइट? आप लेक्चरर बन जाइए, आप आईटी में सेलेक्ट हो जाइए, आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन जाइए, तो फीस का थोड़ा सा ये इशू रहता है। और जहाँ तक बात रही आपने डिस्काउंट हमसे मांगा, हम क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। आप देखिए इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, इतनी अच्छी आपकी सोच है, और अच्छे लोग का तो साथ देने में हम बिल्कुल नहीं कतराएंगे, तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो भी कंसिडरेशन होगा, इस बैच में नहीं होगा तो अगले बैच में करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। तो आप इस विषय में निश्चिंत रहिए। दूसरी एक महिला है, उनका भी कुछ इससे मिलता जुलता मैसेज आया था। वो मैसेज ये था कि उनके हस्बैंड की सीमेंट की दुकान है, हार्डवेयर से रिलेटेड बिजनेस है उनका, सीमेंट की दुकान है। बट सीमेंट की दुकान है लेकिन कर्जा बहुत है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो वो लोन लेके ही शुरू होता है। बड़े बिजनेस ऐसे ही शुरू होते हैं। जो शुरू में इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो शुरू में जो कैपिटल लगता है, जो पैसा लगता है, जो पूंजी लगती है, राइट, वो अपने पैसों पे नहीं लगती है, वो बैंक से लोन लेके लगती है या कहीं रिश्तेदारों से लोन लेके, इस तरीके से काम शुरू होता है। तो उनका कहना है कि हस्बैंड के ऊपर खर्चा, मतलब कर्जा बहुत है, तो मैं खर्चा करने से कतराती हूँ, लेकिन मैं तैयारी करना चाहती हूँ, और मेरी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आप अगर आज कोचिंग ज्वाइन करती हैं मान लीजिए हमसे, तो आपको 1 साल के आसपास समय लगेगा पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ने में, अपना सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है, अब 1 साल का समय देने के बाद आप तैयार हो जाएंगी फॉर्म भरने के लिए, और इधर उधर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो देने के लिए आप तैयार हो जाएंगी। अब आप एक चीज़ और याद रखिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी थोड़ी पढ़ने की क्षमता कम होती जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में अगर पढ़ाई का गैप हो गया है, जैसे 20-22 साल में आप लोग पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद आपने 10-15 साल तक कोई पढ़ाई नहीं की, और अचानक से आपको ध्यान आया कि अरे मेरे पास तो ये डिग्री है और मैं इस डिग्री का यूज़ करती हूँ, और मैं कोचिंग करती हूँ या करता हूँ, और मेरा 1-2 साल के अंदर कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तो बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा ये मैं कहूँगा कि ये तो एलिस इन वंडरलैंड की कहानी हो गई, सपनों की दुनिया वाली कहानी हो गई। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल हकीकत दुनिया में ऐसा नहीं होता है। सेलेक्ट वही लोग होते हैं जो निरंतर पढ़ाई में बने रहते हैं, जिनको सिर्फ भाग्य की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है, बाकी उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। मैं कोचिंग ऐसे लोगों को करा रहा हूँ जो भाग्य के मारे हुए हैं। उन्होंने जो पढ़ाई करी है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी, उसमें कुछ गैप्स रह गए होंगे, तो हमारी कोचिंग में वो गैप भर जाएंगे। तो उनका भाग्य भी देखिए, लक फेवर्स, मतलब लक भी उन्हीं का फेवर करता है ना, जो थोड़े से मेहनती होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी एज में, मतलब आगे 35 प्लस एज में हैं और आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि फिर आपका कंपटीशन किन के साथ होगा, तो वो भी कंसिडर करिए। कोचिंग करना, नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, इस वजह से अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं लेटर एजेस में, 40s में, 40 की उम्र के आसपास, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा दिमाग में ये बात मान के चलिएगा कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क है। ये साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, या आर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, संस्कृत से लेकर A to Z,
zoology, botany, chemistry, physics, whatever may be the subject, right? तो आप लोग ये थोड़ा सा कंसिडर करिए कि हम क्या उस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर आपने सोचा है कि मैं 2 घंटे अपनी पढ़ाई को रोज़ दूंगी, तो मान के चलिए कि आपको 4 घंटे पढ़ाई को देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी वो 2 घंटे की मेहनत निकलेगी। तो और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कोचिंग सिर्फ इसलिए करिए कि आपकी नॉलेज बढ़े, एजुकेशन, थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़े, ज्ञान बढ़ाने के लिए करिए। नौकरी को दिमाग से हटाइए। नौकरी मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। आगे बच्चों के लिए पढ़िए, उनको पढ़ाइए फिर। तो मेरी सलाह आप लोग को ये रहेगी, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लीजिए। खाली दुनिया को देखा, इधर उधर देखा और कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के कोचिंग नहीं की कि छोड़ो यार मैं खुद पढ़ लूँगा। ना ना ना, कोचिंग से आपको फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। इतने लोगों को हो रहा है। मेरे पास 100-150 मैसेज पर डे के हमारे छात्रों के मैसेज आते हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनके मैसेज आते हैं हमारे पास, और वो सब यही लिखे रहते हैं कि पहले हमने कभी ऐसा इस तरीके की पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं पढ़ा। अब वो लोग भी तो देखिए कंपटीशन दिए हुए लोग हैं, ऐसा थोड़ा है कि उन्होंने compete नहीं किया, उन्होंने भी compete किया है। कोई 2-4 मार्क्स से छूट गया, कोई 1-2% से छूट गया, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जो छूट गए हैं वो अगर हमसे इस तरीके की बातें कहते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा है और हमें अब सब समझ में आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें नई हमको पता चल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहले की मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा भाग्य इस वजह से कम रह गया कि आप कुछ चीज़ें पढ़ नहीं पाए। तो वो जो गैप था उसको हम पूरा करेंगे। हम अपनी ओर से आपको ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पढ़ाने की। और जहाँ तक बात रही फीस में डिस्काउंट की, तो देखिए ये डिस्काउंट वाली जो बात है इसके विषय में आप निश्चिंत रहिए। जो पॉसिबल डिस्काउंट होगा, जो भी जैसा भी होगा, वो हम करेंगे। आपकी पढ़ाई रुपयों के चक्कर में तो नहीं रोकेंगे। रुपयों की वजह से अगर आपकी पढ़ाई रुक जाए तो फिर हमारा क्या फ़ायदा, जीने का क्या फ़ायदा, हम जैसे लोगों का क्या फ़ायदा कि हमने किसी को पैसों की वजह से पढ़ने से रोक दिया। हमारी मजबूरियां ये हैं कि हमारा एक बैच ऑलरेडी बन चुका है। अब उस बैच में हमारे पास सीट्स जो थी, जो हमने मान के चले थे कि कम से कम इतनी सीट्स हम रखेंगे, तो उतनी हमारी भर चुकी हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अपडेट दे दूं, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो नेक्स्ट बैच हमारा बनेगा उसके लिए आप लोग अभी से मुझे मैसेज तो कम से कम भेज दीजिए, इनरोल तो कर लीजिए। तो उसमें भी इतने ज़्यादा इनरोलमेंट के मेरे पास मैसेज आ गए हैं कि आप लोग अगर देर करेंगे तो नेक्स्ट बैच में भी आपको जगह नहीं मिल पाएगी। तो देखिए अभी हमारे मैसेज जो हैं ये सिर्फ सीमित अल्मोड़ा तक, हल्द्वानी तक या उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। हमारे पास मैसेज उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि हमें आपसे पढ़ना है। अच्छी बात है, हम सबको पढ़ाएंगे। ऑनलाइन कोचिंग का यही तो फायदा है। तो आप लोग 2-4 चीज़ों को अपने दिमाग में रख के तैयारी करना शुरू करिए। सब्जेक्ट तो मजबूत करना है। अच्छा 2010 के बाद से, आई थिंक 2010 या 12 के बाद मैंने क्या नोटिस किया, देखिए मैं अपने एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैंने ये नोटिस किया कि 2010 या 12 के बाद से ऐसे कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा खुल गए जो जीके पढ़ाते थे, जो ये रीजनिंग वगैरह की क्लासेस लेते थे। इस तरीके की कोचिंग सेंटर बहुत बढ़ गए जिनमें लोग पढ़ के नौकरी पा जाते थे। फटाक से पढ़े, जीके पढ़ी, कुछ याद किया और एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही फंस गए जो पढ़ के आए थे, नौकरी लग गई। तो जीके की जितनी बहुत सारी कोचिंग्स थी
वो एकदम से पॉपअप बहुत जल्दी जल्दी हुई। हर जगह हर शहर में आपको जीके से रिलेटेड कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे, हर शहर में। और वहाँ से बच्चे धकाधक सेलेक्ट होने लग गए, धकाधक नौकरी लगने लगी। कोई बाबू बन गया, कोई स्टेनो बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो ऐसी कोचिंग्स को देख के वो लोग बड़े घबरा गए, वो लोग बड़े हताश हो गए जो अपनी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, जो सिर्फ जूलॉजी पढ़ रहे थे, जो सिर्फ बॉटनी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, या अपना सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ रहे थे। बड़े घबरा गए क्योंकि उनका ये दिमाग में था कि हम अपने सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे और जीके वीके तो साइड बाय साइड हम कर ही लेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को साइड करके ये भी उन कोचिंग्स में आके कूद गए कि हमें भी जीके पढ़नी है। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, अब समाज में जीके लगभग सभी की स्ट्रांग हो गई, लेकिन अपना सब्जेक्ट भूस हो गया, डाउन, बिल्कुल खत्म। अपने सब्जेक्ट में कुछ आता ही नहीं है। और जब वहां क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोग फिर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वहां वही लोग सेलेक्ट होते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता है। और अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पता करिएगा ना, अपने शहरों में पता करिएगा कि कोचिंग सेंटर्स ये जो जीके पढ़ाने वाले थे ये कब से शुरू हुए। तो मेरा अपना मानना है 2010 के आसपास से ये कोचिंग सेंटर्स शुरू हुए और इन्होंने बीते 10 सालों में हमारे समाज की दिशा ही बदल दी है। बच्चों की पढ़ने की जो धारा थी वही बदल दी है। बच्चे सोचते थे, जो पढ़ते थे स्टूडेंट, वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ते थे, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, उसमें गहरे घुसते चले जाते थे, इतने गहरे घुस जाते थे कि उनकी जीके भी स्ट्रांग उनकी सब्जेक्ट की वजह से हो जाती थी। पर उन लोगों ने घबराहट के मारे क्या किया, इन जीके जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स थी इनको ज्वाइन किया, फटाफट ज्वाइन किया, ये इस उम्मीद में कि इनकी नौकरी लगेगी। अब हुआ क्या, जीके इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया हर शहर में, हर गली में, कि अब सभी की जीके बहुत अच्छी है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जीके भी कोई पढ़ने वाली चीज़ है, वो तो जनरल नॉलेज है, वो सभी को होती है। अब जीके का भी स्तर देखिए, आयोग ने जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, जो भी संस्थाएं एग्ज़ाम लेती हैं, वो जीके का स्तर कितना उठा दिया है। जीके में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि आम आदमी को, मेरे जैसे आदमी को वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होंगे। उसको जनरल नॉलेज की कैटेगरी में रखना ही बेमानी है। समझ रहे हैं? जितने भी लोग आईएएस बनते हैं, जितने भी लोग आईएएस, पीसीएस, जितने भी सिविल सर्विसेज में बनते हैं या जितने भी बड़े एग्जाम क्रैक करते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है इनका सब्जेक्ट। ये अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं, उस सब्जेक्ट पे मेहनत करते हैं और उसको बहुत मजबूत बनाते हैं, उसमें परिपक्व बनते हैं। उसके बाद जाके ये साइड बाय साइड अपनी जीके, रीजनिंग वगैरह ये भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। आप लोग आज की डेट में भी जीके को के पीछे इतने पड़े हुए हैं अपने सब्जेक्ट को छोड़ के। आप हिंदी है, जैसे हिंदी की बात करते हैं, एक दिन किसी ने मुझसे पूछा था, मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चों के सवाल आते हैं, सर आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे टफ जनरली बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैथ्स बहुत टफ है जनरली, राइट? लेकिन मेरा अपना मानना है कि लैंग्वेज, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सबसे टफ ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। इनसे टफ कोई और सब्जेक्ट को मैं मानता ही नहीं हूँ। साइंस को भी नहीं मानता और बाकी कोई हिस्ट्री को भी नहीं मानता, फैक्चुअल नॉलेज को नहीं मानता हूँ, ठीक है? लेकिन ये जो लैंग्वेज होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें भाव बदल जाता है शब्दों का। शब्द आपने ऐसा कहा, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, वो शब्द की किसी ने कैसी मीनिंग निकाली, किसी ने कैसी मीनिंग निकाली, और दोनों जेन्युइन है, तो भाव बदल जाता है। तो यहां पर एक द्वंद्व वाली स्थिति पैदा हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि कौन सही है। समझ रहे हैं? और जहां पर ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है ना कि कौन सही है और कौन गलत है, तो वहां पर जो टफनेस होती है उसका लेवल बढ़ता ही चला जाता है। तो लैंग्वेज जो है, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं या और भी कोई जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यही लैंग्वेज बेसिकली हमें पता है। तो इन लोगों की
बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। मेरे को जहाँ भी कोई लैंग्वेज वाले मिलते हैं, कोई हिंदी वाले, कोई इंग्लिश वाले, लैंग्वेज पे बहुत मास्टरी है जिनकी, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग बहुत गहरे आदमी हैं, बहुत डेप्थ है इनमें। बाकी सब्जेक्ट्स की भी अपनी वैल्यू है, तो आप जब तक अपने सब्जेक्ट को इस हद तक नहीं पढ़ेंगे कि आपको लगने लग जाए यार अब सब्जेक्ट ठीक ठाक हो गया है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप लोग को झूठे दिलासे देख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो 2 मिनट में आपको झूठे दिलासे दे दूं, नहीं नहीं आप पढ़िए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं, ये ना 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 ना। एक एज के बाद तो आप तैयारी करने से थोड़ा बचिए, मन को भी साधना ज़रूरी है। 40 प्लस में जब आप होते हैं, 40 साल की उम्र पार कर लेते हैं, और उसके बाद भी आपके अंदर वो भूख बची हुई है सिलेक्शन की, पढ़ने की, तो फिर सोचने वाली बात है। अगर वो वाकई में आप बहुत जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, तब तो आप लगे रहिए, डटे रहिए। जैसे अभी एक वो ममता कार्की जी हैं, एसडीएम बनी है पीसीएस क्वालिफाई करके 42 ईयर्स में, या तो उनका जैसा हो। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं 10 सालों से पढ़ाई में, 15 साल 20 साल से पढ़ाई में गैप आ गया है और अब हम दोबारा पढ़ाई करके वापस खड़े उठना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपको ना लॉन्ग टर्म नुकसान ही करेगा। समय बर्बाद होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो। सिलेक्शन उनका होगा जो डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप आज उठिए और आज से सोचिए, अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि मुझे अगले 2 सालों के अंदर सेलेक्ट होना है, और जुट जाइए उसके लिए। सारे काम करिए, कोचिंग भी करिए, सेल्फ स्टडी भी करिए, बुक्स भी पढ़िए, मतलब जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो सब करिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मान के चलिएगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं पढ़ रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। मेरे पास इस मोबाइल फ़ोन पे मेरे सिर्फ इस तरीके के मैसेज नहीं आते हैं अपनी स्टोरी बताने वाले, ढेरों क्वेश्चंस आते हैं, ढेरों। आंसर देते देते मतलब मेरे हाथ थक जाते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे डिस्कशंस होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, कि परेशानी हो जाती है। कुछ लोग तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हैं आप? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम सबके जवाब देते हैं। जो हमें पता होता है हम कोशिश करते हैं उनको सही जवाब देने की कोशिश करें। तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर मैंने अपने बहुत पिछले वीडियोस में दे रखा है आपको, 6396007220, ये हमारा नंबर है। इस पे आप हमसे संपर्क करिए और कोचिंग के विषय में जो भी आपको जानकारी चाहिए, जैसी भी चाहिए, वो हमसे पूछिए। और संकोच मत करिएगा किसी भी चीज़ में। आर्थिक तंगी तो एक छोटी सी चीज़ है लाइफ की, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, सभी के साथ हुई होगी कभी ना कभी। वो बस क्षणभंगुर है, वो निकल जाएंगे आप लोग उससे। बस मेहनत करने की देर है, पढ़िए। और एक चीज़ और मेरे को याद आ रही है जो मैं इस वीडियो में आप लोग को बता देता हूँ। कुछ लोग बहुत चालाकी भी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे एक को हमने पकड़ लिया पिछली बार, एक्चुअली 2 लोगों को पकड़ लिया, चालाकी कर रहे हैं, गरीब होने का ढोंग कर रहे हैं, फ्री सीट्स मिल जाएं हमको। तो मैं कहूँगा कि देखिए, थोड़ा भगवान से भी डरिए। भगवान होते हैं ना, हम तो मानते हैं, आप मत मानिए, आप नास्तिक हैं, कोई बात नहीं। हमारी आस्था है ईश्वर में, एक शक्ति में तो है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा है। तो कम से कम किसी का हक मारने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप अगर वो सीट्स घेरेंगे जो किसी गरीब का हक है, तो आप उसका कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आप ये सोचिए। बस ये थोड़ा सा सेंसिटिव बनिए, ट्राई टू बी अ गुड पर्सन फर्स्ट, राइट? ओके, चलिए, थैंक यू।